थोड़ी सी जो हमने करा दिया उसकी इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। कल जो कर रहे थे हम उसका लास्ट का 5-7 मिनट का टॉपिक रह गया था, 2-3 पॉइंट्स हैं लिखवाने वाले, वो नोट कर लेना। उसके बाद साथ के साथ ही हमने क्या कर देना है, इसका अगला पार्ट स्टार्ट कर देना है बेटा। कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्लियर है सबको? फिलहाल हमने क्या स्टार्ट किया हुआ है, एटम एंड न्यूक्लियाई, जिसमें पहला पार्ट क्या चल रहा है आपका, एटम। एटम में क्या चल रहा है, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसको डिस्कस करते हुए हम लोग उसके एंड तक पहुंच गए थे कि भी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया, उसके बाद उसकी जो भी है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, फिर ऑब्जर्वेशंस, और फिर उसके बाद कंक्लूजन्स, और कंक्लूजन के बाद कुछ पॉइंट्स बेटा इसमें बचते हैं। ओके, एक दो क्वेश्चंस के आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले पूछा कि यार विच मटेरियल वाज यूज्ड एज ए रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स के रूप में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कौन सा मटेरियल यूज किया था? इट वाज बिस्मथ। सिर्फ बिस्मथ कि उसका पूरा नाम बोलोगे? बिस्मथ क्या था, 214, ठीक है। तो पूरा नाम क्या बोलना था हमने इसका, कि एज ए सोर्स क्या यूज किया हमने इसमें, अल्फा पार्टिकल सोर्स बिस्मथ 214। ओके, इसने जो अल्फा पार्टिकल एमिट किए उनकी कुछ एनर्जी भी थी, एक फिगर आई थी कि भी इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट वाज दैट एनर्जी, अल्फा पार्टिकल्स किस एनर्जी, देखो जो बातें तुम्हें याद है वो तो याद ही है, मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं बीच में से जो मिस हो गया होगा। अब गोल्ड फॉयल थी, अल्फा पार्टिकल थे, ज्यादातर पास हो गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तो भाई तीसरी बार पढ़ रहे हो आप। 9th में एक बार पढ़ा, एक बार 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा, यहाँ तीसरी बार पढ़ा है हमने। मैंने उससे हट कर कोई क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी की बात की गई थी, कितनी एनर्जी थी उनके पास, यस 5.5 क्या यूनिट क्या थी, MeV, 5.5 MeV यानी 5.5 मेव। मेव बोले तो ये मेव क्या चीज है यहाँ पर, व्हाट इज मेव, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही, बस थोड़ी बड़ी वैल्यू होती है। तो मेव में मिलियन का मतलब बेटा 10⁶। अब देखो बेटा, कहीं कहीं पर जैसे आप MW वॉट के साथ M देखोगे बड़ा वाला, तो उसको मेगावाट बोलते हैं, और ईवी के साथ M बड़ा वाला देखोगे तो उसको क्या बोलते हैं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। बात एक ही है, मेगा का मतलब भी क्या होता है, 10⁶ ही है। अगर कहीं लिखा हो ना मेगावाट, तो मेगा का मतलब भी क्या होता है, 10⁶ ही होता है, ठीक है। किलो का मतलब 10�3, मेगा का मतलब 10⁶। और यहां पर जब ईवी के साथ M मिलेगा, इसका मतलब मिलियन है, मतलब उसका भी वही है 10⁶, लेकिन जो वर्ड जहां पे यूज होता है वही करना होता है। यहां पे मेव है, ये मेव का मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा हम रदरफोर्ड से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बाद में रदरफोर्ड ने मॉडल भी दे दिया। मॉडल में क्या था, बीच में क्या होता है जी, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमते रहते हैं, हमने किया, खूब किया। ओके, अगली हेडिंग डालो, उसी के पॉइंट से 3 बातें रह गई हमारी पुरानी, उसके बाद हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल पर चले जाएंगे, लिमिटेशन डिस्कस करके उस पर चले जाएंगे। अभी फिलहाल जो कल वाला काम चल रहा था उसी की कंटिन्यूटी में नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ गई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका सिर्फ मैं आपको रिजल्ट प्रोवाइड करूंगा, बेटा बातें नहीं, नोट करना है बस। आओ जी आओ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जल्दी बोलो, हेडिंग लिख ली, बोला करो थोड़ा जोर से, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये मान लेते हैं क्या है, न्यूक्लियस। ओके, यहां से अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए गए, मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल पूरा हेड ऑन जा रहा है, राइट, क्या जा रहा है, हेड ऑन जा रहा है। अब जब ये हेड ऑन जाएगा तो अल्फा पार्टिकल जब ये जा रहा था ना बेटा, जब ये बाहर है इसके पास कौन सी एनर्जी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है, जो 5 MeV एनर्जी है। स्टार्ट कर दिया मैंने, 5 मिनट लगाए पिछली बात पर, अब आगे का काम स्टार्ट कर दिया। ओके, आज स्लो चलेगा काम, आज यहीं पे नोट करना है, इसकी कोई पीडीएफ नहीं भेजनी, यही नोट करना है आपने, थोड़ा स्लो करेंगे आज। ओके, इनके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक ही होगी ना। तो जब ये काइनेटिक एनर्जी से जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, जब ये न्यूक्लियस के पास पहुंचने लगेंगे तो न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज है, उसके आसपास उसका क्या फैल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फैल रखा है। तो अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव। जब ये इसके अंदर एंटर करना शुरू कर देगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा, तो ये इसको क्या करना शुरू कर देगा, रिपेल करना शुरू करेगा। रिपेल करने से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी शुरू हो जाएगी,
डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। जल्दी बोलो, पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? अब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज 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 करते करते एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये बिल्कुल रुक जाएगा, रुक ही गया, और उसके बाद ये यहां से पलटी मारकर वापस आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे बेटा, जहां पे वो एक पल के लिए रुका था, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जवाब देना, जीरो। कहां चलेगी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। तो इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। एक पल के लिए रुका वो एनर्जी क्या बन गई? पोटेंशियल एनर्जी बन गई। अब बेटा इस पॉइंट से ये वापस आ जाएगा। नाउ दिस डिस्टेंस न्यूक्लियस से वो दूरी जहां से ये वापस आ जाएगा, मतलब जहां तक ये मैक्सिमम पास गया या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जवाब दो, समझ में लगा कि नहीं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब कितना क्लोजली अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच किया था। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा मैं, आपको पता होना चाहिए। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल, उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस। आगे चलकर बेटा इसी डिस्टेंस को न्यूक्लियस का क्या मान लिया गया? रेडियस मान लिया गया। इस डिस्टेंस को आगे चलकर न्यूक्लियस का क्या माना गया? रेडियस माना गया। तो एक कंसेप्ट होता है बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसका अभी सिर्फ आपको एक्सप्रेशन डायरेक्ट ही दे दूंगा, वैसे छोटी सी डेरिवेशन हो सकती है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर इसमें जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी किस में कन्वर्ट हो गई बेटा? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। काइनेटिक एनर्जी को मैं ई ही बोल रहा हूं अल्फा पार्टिकल को, और इस जगह पर पहुंचकर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर, टू पार्टिकल्स हो, एक Q1 हो बेटा और दूसरा क्या हो? Q2। इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो? आर नॉट। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कितना होना चाहिए था? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। बेटा थोड़ा सा रिस्पॉन्स अपना बोल के भी नहीं, कई बार क्या होता है कि देख के पता लग जाता है कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, वहीं से क्लैरिटी आ रही होती है। आपको बोलने की भी कई बार जरूरत नहीं होती। तो वहां से अभी मुझे लगा कि उतना रिस्पॉन्स आना अभी शुरू नहीं हुआ। फिर से पूछ रहा हूँ, क्या ये पुराना फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला बहुत पहले किया था, याद आ गया? यहाँ पे आते आते सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल में। काइनेटिक किसके इक्वल लगा दी मैंने? पोटेंशियल के। काइनेटिक को तो ई बोलूंगा, ये 5.5 में अल्फा पार्टिकल के पास डायरेक्ट भर दी जाएगी, राइट? यहाँ पे के Q1 Q2 बाय आर लगा दिया, कोई दिक्कत? आर की जगह हमारा आएगा जो आर नोट, यही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बोलो पॉइंट क्लियर कि नहीं? अब आते हैं अल्फा पार्टिकल की बात। जो बेटा इस जगह पर पहला पार्टिकल है वो अल्फा है, चार्ज पार्टिकल। Q1 Q2 में दो चार्ज पार्टिकल है ना, और जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होता है? जेड इंटू ई होता है कि नहीं? जल्दी बोलो, क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जेड इंटू ई होता है। न्यूक्लियस के अंदर जेड प्रोटॉन्स होते हैं, तो उस पर कितना चार्ज हो गया? जेड ही हो गया। और अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है बताया हुआ है? 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब 2 ई। ओके, अब रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब आपसे भी पूछ लेता हूं, ठीक है अब तो ठीक हो गया। ओके, मैं पहले डायरेक्ट फार्मूला लाने वाला था, अभी मैं बटन दबाता तो डायरेक्ट फार्मूला आ जाता, लेकिन फिर मैंने आपका रिस्पॉन्स काफी ढीला सा चल रहा था, तो उसको देखते हुए मैंने कहा चलो पूरा एक्सप्लेन करके फार्मूला ड्राइव करवा देते। कुछ नहीं है, 2-4 मिनट ही लगने हैं। ओके, अब जल्दी बताओ, अब तो क्लियर है फार्मूला। Q1 की जगह क्या पुट करूंगा? अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है 2e, और Q2 की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा? जेड इंटू ई पुट कर देंगे। ओके, यहां से हमने क्या पुट कर दिया जी? E इज इक्वल टू के। ये तुम्हें पता ही है क्या होता है, इसकी जगह 2e पुट कर दिया, इसकी जगह बेटा जेड इंटू ई पुट किया, नीचे आर नोट आ गया। इस फार्मूले से इजीली 2 के, 2 भी है, के भी है, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। इजीली क्या कैलकुलेट किया जा सकता है बेटा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट किया जा सकता है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला लिख लो, 2 के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। ओके,
जब आप इसको फाइंड कर रहे होगे तो के की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ऐसे ही सिस्टम में 9 इंटू 10⁻⁹। जेड की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, गोल्ड लिया था तो गोल्ड का जेड पुट करेंगे। ई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये ई भी पुट करना पड़ेगा। अगर आपने बिस्मथ वाला लिया तो 5.5 मैव था, उस मैव को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और फिर उसके बाद जाउल्स में कन्वर्ट कर लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो सब हम यहां पर नहीं कर रहे हैं, फार्मूला आपको प्रोवाइड करना था, कर दिया यार। यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है और यही चीज आगे चलकर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस मान ली गई। क्या मान ली गई? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस मान ली गई। ओके ठीक है, डन है, कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाई, आपको समझाना मेरा जरूरी था, यहां पे समझा दिया। रब कर दे इसको, रब कर दे इसको। ओके, इसको हमने क्या कर दिया? रब कर दिया। नोट आपने कर लिया होगा। वैसे हमारे पास ये फार्मूला डायरेक्टली ही अवेलेबल था यहां पर कि आर किसके इक्वल आ गया? 2k/z²/e, यही लिखवाया मैंने। ये चीज मैं आमतौर पे किस फॉर्म में लिखता हूं? के फॉर्म में लिखता हूं, और यहां पर जो बुकिश फार्मूला आया वो 1/4πε0 आ गया। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो ये मिस ना हो जाए। वैसे मुझे आज नया टॉपिक ही स्टार्ट करना था, हम आ रहे हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल पर, ये मिस ना हो जाए आपका, इसलिए फिर कोई बात नहीं, 10 15 20 मिनट जितने भी कल वाले चीज पे लगते हैं मैंने लगवा रहे हैं। नोट हो गया? एक और डेफिनेशन आ रही है, लिखना जी, इंपैक्ट पैरामीटर। हेडिंग डाल लो, इंपैक्ट पैरामीटर। हो गया जी, इंपैक्ट पैरामीटर। अब इसकी भी डेफिनेशन नहीं मैं समझा रहा हूं पूरा का पूरा, अपने आप उसके हिसाब से इसकी डेफिनेशन बनाते रहना। तो बेटा इंपैक्ट पैरामीटर, कल हम बात कर रहे थे कि ये न्यूक्लियस है मान लो, राइट। हम यहां पर बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डाल रहे, राइट। ये वाला हेड ऑन आ रहा है, ये सबसे ज्यादा एंगल से स्कैटर होगा, इसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम होगा, इसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग और कम होगा। बोलो पॉइंट समझे कि नहीं? कोई भी पार्टिकल है, ये सारे अल्फा पार्टिकल है, इस अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर। जो अल्फा पार्टिकल है, ये वाला अल्फा पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है। ओके, तो कभी कभी हम ऐसे भी कहते हैं, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लिख लो, इंपैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन लिख लो, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, it is a perpendicular distance between the axis of the nucleus. It is a perpendicular distance between the axis of the nucleus and the velocity vector, axis of the nucleus and the velocity vector of the alpha particle. समझ गए? अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर मतलब ये अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है, और ये एक्सिस ऑफ द क्या हो गया? न्यूक्लियस। इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको क्या कहते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। एक बात पूछते हैं आपसे, जितनी इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ज्यादा होगी, एंगल ऑफ स्कैटरिंग उतना ही क्या होगा? कम या ज्यादा? जितना इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा उतना ही एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि इंपैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा मतलब अल्फा पार्टिकल एक्सिस से उतना ही दूर चल रहा है, राइट। जितना एक्सिस से दूर चलेगा, एक मिनट वेट करना भाई, इंपैक्ट पैरामीटर पर डेफिनेशन हो गई इसकी। जितना बेटा इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा उतनी ही एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होगा? कम होगा। अब इसका फार्मूला देखो, कई बार ना हमें बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, इस बार आ गया था। इसका फार्मूला नोट कर लो, बुक में भी डायरेक्ट ही दिया हुआ है। उसका भी फार्मूला जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था ना, डायरेक्ट ही चाहिए था, लेकिन चलो हमने 2 मिनट लगाए, वो तो डिराइव टाइप भी हो गया। कैसे ऑब्टेन किया? इसका फार्मूला क्या कर लो, नोट कर लो,
V इज इक्वल टू ये वही तुम्हारा K हो जाएगा, या डी स्क्वायर कॉट थीटा बाय टू, नीचे E है, E एनर्जी है, थीटा आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, E एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल हो गई, और थीटा क्या हो गया बेटा आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है जी, डन है। एक ये बात हो गई, इंपैक्ट पैरामीटर कर दे चेंज। आज तो केशव भाई तेज नहीं चल रहा, ठीक है, नोट वोट कर रहे हैं ना, ओके, चेंज कर दे इसको। नोट हो गया फार्मूला, V इज इक्वल टू 1/4। अच्छा ये फार्मूले ना, 3 फार्मूले दिए मैंने आपको, 1 2 एंड 3। पहला बेटा n का दिया था मैंने, दिया था एक n का फार्मूला कल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर्सेस थीटा, एक फार्मूला दिया ना आपको, एक वो फार्मूला लगेगा न्यूमेरिकल्स में, अब ये काम आएंगे हमारे। एक किसका, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और एक किसका हो गया इंपैक्ट पैरामीटर, राइट है जी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसमें भी भाई कई तरह की क्या है कमियां हैं, पता ही होगा आपको। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल लिख लेना जल्दी जल्दी। फर्स्ट लिख लो कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आपने सुना होगा कि रदरफोर्ड मॉडल ने तो बेटा क्या कह दिया, ये कहता है न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस वाली बात हो गई। और इलेक्ट्रॉन्स की जब बात आई तो कल हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के आसपास क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। बोलो ठीक है, क्लियर है। अब सब ठीक है, लेकिन हमने एक और पॉइंट पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, या उसके बाद ईएम वेव्स में पढ़ा था कि जो चार्ज पार्टिकल है ना बेटा, चार्ज पार्टिकल्स जब क्या करते हैं, एक्सिलरेटेड मोशन में होते हैं, दे एमिट रेडिएशंस। कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, जो मर्जी हो, अगर उसका मोशन एक्सिलरेटेड मोशन है, एक्सिलरेटेड मतलब स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सिलरेटेड मोशन, तो इट हैज टू रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। तो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना इसके आसपास, अब ये घूम रहे हैं तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इट इज अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि ये एक्सिलरेटेड मोशन में है। तो किसी ने बोला यार ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, क्योंकि एक तो ये चार्ज पार्टिकल है, दूसरा एक्सिलरेटेड मोशन में, दे हैव टू रेडिएट एनर्जी। अगर इनको एनर्जी रेडिएट करनी है तो दे हैव टू लूज एनर्जी। एनर्जी आएगी कहां से, अगर वो रेडिएट कर रहे हैं तो एनर्जी क्या करेंगे, लूज करेंगे। अगर उनकी एनर्जी क्या हो रही है, लूज हो रही है, तो इस हिसाब से फिर इनका ऑर्बिट क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ये पढ़ा होगा, ये डायग्राम बना होता है जब आप रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हो, लिमिटेशन पढ़ते हो, तो आपने बुक्स में डायग्राम देखा होगा ये वाला, कि जी एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहता है ऐसे थोड़ी घूमता रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसको एनर्जी क्या करनी है, लूज करनी है, लूज रेडिएशन के फॉर्म में करेगा, और अगर लूज करेगा तो इसका ऑर्बिट क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और अल्टीमेटली इसको न्यूक्लियस में जाकर टकराना पड़ेगा। यानी कि अभी तक जितनी बात बताई गई है उसके हिसाब से आपका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, ठीक है, यानी कि सॉरी एटम स्टेबल नहीं है। लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी बात आ रही है रदरफोर्ड तक, वो पूरी की तरह सही नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जल्दी बोलो क्लियर है कि नहीं। तो यहां लाइन लिखी हुई है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। कहते हैं एटम तो स्टेबल है, लेकिन रदरफोर्ड के कंसेप्ट के हिसाब से स्टेबल नहीं होना चाहिए, जबकि वो क्या है, स्टेबल है। तो ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जल्दी बताओ, ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी अभी बताया, कुछ नया तो नहीं बता दिया, सुना ही हुआ आपने कि ऐसे करके इसको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक जा रहे हैं हम लोग, ओके। अगले पॉइंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम मस्ट बी कंटिन्यूस वेयरएज प्रैक्टिकली इट इज अ लाइन स्पेक्ट्रम। ओके, लिख लो लाइन, इसके बारे में भी एक बात कर देते हैं, ठीक है। लिमिटेशन पता होनी चाहिए, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। कई बार क्या होता है, हमें ना पता तो होती है, लेकिन उसको लैंग्वेज में पिरो कर लिखना हमें नहीं आ रहा होता, तो इसलिए फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स भी लिख लो, ताकि एग्जाम में आए तो आप डायरेक्टली जो लिखा हुआ था कॉपी में उसको लिख लो। हमें समझ तो होती है, लिख नहीं पा रहे होते, ओके। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। दूसरी लिमिटेशन लिखा रहे हैं हम, द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम मस्ट बी कंटिन्यूस वेयरएज प्रैक्टिकली इट इज ए लाइन स्पेक्ट्रम। ओके, लिख लिया जी। अब इसकी बात भी बताई दें, ये क्या चीज है,
स्टेटमेंट लिख लीजिए। स्टेटमेंट में दो वर्ड आए हैं, एक आया लाइन स्पेक्ट्रम वर्ड, एक आया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और एक वर्ड आया स्पेक्ट्रम। बोलो स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है, चलो बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम बेटा? स्पेक्ट्रम, जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट आती है तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, वो जो बनता है उसको क्या बोलते हो तुम लोग? स्पेक्ट्रम बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं? तो देखो स्पेक्ट्रम, वो तो स्पेक्ट्रम है ही है। स्पेक्ट्रम बेसिकली, अगर हम रेडिएशन को, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्या कर दें, अरेंज कर दें। जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, बहुत तरह की होती हैं, हमने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज कर दिया, या एनर्जी के हिसाब से अरेंज कर दिया, या कोई भी पर्टिकुलर कंसेप्ट लेके अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस को एक पर्टिकुलर सेट में अरेंज कर देता तो उसको मैं क्या कह सकता हूं, स्पेक्ट्रम कह सकता हूं। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया? दैट मे बी टर्म्ड एज ए स्पेक्ट्रम। वो जो प्रिज्म में से लाइट पास होती है और वो डिफरेंट कलर, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज है ना भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। तो यहां पे पहली बात जो मैंने आपको समझाई, क्या वर्ड समझाया बेटा? स्पेक्ट्रम। ईएम वेव्स जब पढ़ी थी तो आपने पूरी हेडिंग डाल दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब ईएम वेव्स के डिफरेंट पोर्शंस को हमने इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में क्या कर दिया था, अरेंज कर दिया था। बोलो सही जा रहे हैं? ठीक है, ईएम स्पेक्ट्रम। अब यहां पे दो वर्ड आए हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। देखो माइन्यूटली चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वर्ड्स आते रहते हैं, वर्ड्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एक हो गया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक हो गया लाइन स्पेक्ट्रम। जब इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन वगैरह करते हैं तो वो एनर्जीज एमिट करते हैं, राइट? एक तरफ मैंने क्या प्लॉट कर दी, वेवलेंथ, और एक तरफ मैंने क्या प्लॉट कर दी, एनर्जी। समझ रहे? एक तरफ क्या प्लॉट कर दी, वेवलेंथ, और एक तरफ क्या प्लॉट कर दी मैंने, एनर्जी। या एक तरफ क्या प्लॉट कर दी, एनर्जी की बजाय मान लो क्या प्लॉट कर दी मैंने, इंटेंसिटी प्लॉट कर दी। एनर्जी भी प्लॉट कर सकते हैं, इंटेंसिटी भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर हर तरह की वेवलेंथ ऑब्टेन हो रही है, समझ रहे हो बात को कि नहीं? हर तरह की, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। छोटी वेवलेंथ भी आ रही है, बड़ी भी आ रही है, बीच की भी आ रही है, हर तरह की आ रही है। तो जो ये ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा। अगर हर टाइप की एनर्जी अवेलेबल है, हर टाइप की वेवलेंथ दिख रही है, तो उसको कौन सा स्पेक्ट्रम कह देंगे हम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? लेकिन जो स्पेक्ट्रम कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेवलेंथ ही ऑब्जर्व हो रही है, मान लो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ आती है और उसके बाद ये आ रही है, उसके बाद ये ऑब्जर्व हो रही है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, यानी कि ये मान लो 300 नैनोमीटर है, ये मान लो 500 नैनो, तो यहां 300 वाली आ रही है, 500 वाली आ रही है, 700 वाली आ रही है, बीच में वेवलेंथ है ही नहीं। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, एक ऐसा स्पेक्ट्रम कहलाएगा, लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। पहले बताओ स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्लियर हुआ? वो बोल दो स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्लियर हो गया। स्पेक्ट्रम के बाद मैंने बोला दो तरह के हो सकते हैं, कौन सा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक कौन सा, लाइन स्पेक्ट्रम। क्या आपने हाइड्रोजन एटम का लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, बास्टन सीरीज, पी फंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ऐसे करके सीरीज पढ़े हुए हैं? उसका डायग्राम भी बना हुआ देखा होगा फिर बुक्स में। यार वो लाइन स्पेक्ट्रम है। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब हर तरह की वेवलेंथ अवेलेबल नहीं है। वो कहता है कुछ वेवलेंथ इस रेंज में है, कुछ वेवलेंथ इस रेंज में है, तो कैसा स्पेक्ट्रम आता है वहां पर, लाइन स्पेक्ट्रम आता है। बोलो पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? तो मैंने पहले समझाया, हम पढ़ तो लेते हैं, हमें कंसेप्ट का मीनिंग ही नहीं पता होता, ये शब्द का मीनिंग ही नहीं पता कि यार इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। तो जल्दी बताओ, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब पता लगे। अगर हर तरह की वेवलेंथ अवेलेबल होती तो कैसा स्पेक्ट्रम बनता, कंटिन्यूस। लेकिन हर तरह की वेवलेंथ अवेलेबल नहीं है, कैसा स्पेक्ट्रम बनता है, लाइन बनता है। हाइड्रोजन इसका सबसे बड़ा क्या है, एग्जाम्पल है कि लाइन स्पेक्ट्रम। तो कह रहा है कि यार इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल स्पेक्ट्रम ऑफ एटम मस्ट बी कंटिन्यूस। कंटिन्यूस आना चाहिए था, लेकिन आता कैसा है, लाइन स्पेक्ट्रम आता है। तो यहां पर भी इस बात को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोलो क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, एक इसकी लिमिटेशन लिखी जा सकती है, पहले इसको मिटा देते हैं।
एक लिमिटेशन लिख लो जी अगली इसकी, कि डिड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब इसने ये कह दिया कि न्यूक्लियस होता है, फिर किसी ने पूछा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन आपने आगे बहुत कुछ पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, उनकी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो सब ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा या नहीं कर पाया, तो ये इसकी क्या हो गई, कुछ लिमिटेशंस हो गई। डन हो गया, ओके। अब लास्ट में आकर सिलेबस की लास्ट स्टेज में बोल रहा हूं, जो मैंने बोला था काम तो बहुत कम है लेकिन हम लंबा खींच देंगे। लंबा कैसे खींच देंगे, जो काम रिवीजन में होने हैं, माइन्यूटली लाइन टू लाइन कई बार जाना पड़ता है, स्लो करना पड़ता है, वो सब अब साथ के साथ ही चल रहे, तो बड़ा स्लो सा प्रोसेस हो गया। लेकिन इस स्लो प्रोसेस में काम आपका, मतलब ये लगा लो कि हर टाइप का काम जो हम बीच में कई बार स्किप कर देते हैं ना, इजी बातें, वो भी बीच में ले आएंगे। जल्दी बताओ, अब पूरा का स्टार्टिंग से देखें आपको। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, देन रदरफोर्ड्स मॉडल, एंड देन इट्स लिमिटेशन। यहां तक हमने कवर अप किया। ये कल का काम था लेकिन कल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हमने आज करवा दिया। क्या सबको क्लियर है, किया जा सकता है? अगर आप अब तक के काम को टिप्स पर लेते हो, तो सबसे पहले हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, शुरू में जो साइंटिस्टों की बातें कर रहे थे, फोटो वोटो देख रहे थे, उनकी जरूरत नहीं है। सीधा हम कहां से करते हैं, सबसे पहले नंबर पर आपको क्या बनाना आना चाहिए बेटा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। उसमें पहला डायग्राम चलेगा, बस वही बहुत है, राइट। उसके बाद एक्सपेरिमेंट, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ उसके बारे में 2-4 पॉइंट लिखने आने चाहिए। तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुई वो पॉइंट्स लिखने आने चाहिए। उसके बाद क्या आ गया, कंक्लूजन्स, और कंक्लूजन के साथ मॉडल आ गया, और उसके बाद लास्ट में कुछ क्या आ गई, लिमिटेशंस आ गई। अब पहले ये बताओ, कोई बच्चा कह सकता है कि ये टॉपिक जी रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाला भगवान करे एग्जाम में आ ही जाए? कोई ऐसा बच्चा है जो कह सकता है कि भगवान करे ये वाला टॉपिक तो एग्जाम में आए, और आए भी कितने नंबर का, 5 मार्क्स का? हाथ खड़े करो, कौन है बच्चा कहता है कि भगवान करे यही वाला टॉपिक आए और कितने नंबर का आ जाए, 5 नंबर का आ जाए? कोई नहीं कहता। मुस्कुराते मत रहो, कि किसी को तो कहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं भगवान करे ये टॉपिक आ जाए, क्योंकि ये इजी टॉपिक्स में आता है। अगर आ गया 3 नंबर में, 5 नंबर में, तो बढ़िया तरीके से निपट जाएगा। और कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे आने होते हैं, एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन डालने होते हैं आपको पास करवाने के लिए बढ़िया तरीके से। जिसने ज्यादा नंबर लेने हैं भाई, उसको भी ये ईजी वाले करने पड़ेंगे। जिसने जस्ट पास ही होना है उसको भी करने पड़ेंगे, जिसने एवरेज लेने हैं उसको भी करने पड़ेंगे। मतलब ईजी वाले तो सबको ही करने पड़ेंगे, राइट है जी। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम अगले टॉपिक पे जा रहे हैं बेटा। अगली हेडिंग डाल लो, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो इसकी जो जो लिमिटेशंस थी उनको आगे फिर कवर अप किया, और उसमें सबसे पहले फिर किसका नाम आता है, मेनली जो सबसे ज्यादा नाम आता है वो किसका आता है, बोहर का आता है। कल हमने इसकी आपको तस्वीर भी दिखाई थी कि ये नील्स बोहर है। तो अगली हेडिंग आपकी आ गई, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक हो गया। अब ये जो टॉपिक है ये यहीं पे चलेगा, मतलब यहीं पे करवाते हुए जाएंगे। शुरू में इजी रहेगा, आगे चलकर डिफिकल्ट भी हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है। जो पिछला था ना रदरफोर्ड वाला, उसमें से न्यूमेरिकल आने के चांस कम, 3 फार्मूले फिर भी ये मैंने लिखाए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे उसमें। तो नेक्स्ट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को ओवरकम करते हुए बोहर ने एक मॉडल दिया, कुछ पोस्टुलेट्स दिए। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बाद अगली बात सीधा लिख लो, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट इज पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये यहीं पे बेटा नोट्स बना के जा रहे हैं सारे के सारे, साथ के साथ स्लो ही चला रहे हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल हो गया जी, ओके। अब बेटा इसके पोस्टुलेट्स में अब इसकी कोई इंट्रोडक्शन ही कोई कुछ नहीं, हमारे पास समय कम ही बचा है। सबसे पहली बात, पॉइंट्स में लिखना, 4 पॉइंट आएंगे, 4 पोस्टुलेट डिस्कस कराऊंगा मैं। पहला पॉइंट लिख लो, द न्यूक्लियर कंसेप्ट। न्यूक्लियर कंसेप्ट मतलब द न्यूक्लियस। ये वही रदरफोर्ड ने बोल दिया हुआ है, इसने भी बोला हाँ ठीक है, देयर एग्जिस्ट्स अ न्यूक्लियस। इसने बोला कि हाँ यस, एक न्यूक्लियस है जिसमें सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर है, न्यूक्लियस के। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है ये अभी नहीं हुआ। अभी प्रोटॉन्स की खोज, सॉरी न्यूट्रॉन्स की खोज तो हुई नहीं है। न्यूट्रॉन की खोज तो काफी बाद में जाकर हुई है, वो बाद की बातें हैं। अभी बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में बस इतना बात चल रही है कि न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन की अभी कोई बात नहीं है।
तो सबसे पहली बात, द न्यूक्लियर कंसेप्ट, आप चाहे ऐसी हेडिंग डाल लो, चाहे इसमें एक लाइन लिख लो कि बोहर आल्सो पोस्टुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ द न्यूक्लियस। बोलो नोट हो गया, ये इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है, आगे बढ़ चले। तो पहली बात उसने बताया कि यार न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमते हैं। अब वो कैसे घूमते हैं उसमें ऐड किया उसने कुछ। ओके जी, अगला पॉइंट आएगा आपका द क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगली बात, सेकंड पोस्टुलेट, द क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसमें लिख लेना, एक लाइन लिखवा रहा हूं कि द एंगुलर मोमेंटम, इसके नीचे लाइन लिखवा रहा हूं द एंगुलर मोमेंटम, हेडिंग डाल के क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसमें लिखो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस is quantized, is quantized। क्वांटाइज का मतलब क्या होगा कि भी इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे वो चार्ज नहीं क्वांटाइज होता था, Q इज इक्वल टू N इंटू E, तो कहना है एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, क्वांटाइज। तो मैंने क्या लाइन लिखवाई है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज एंड इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई। वो कहता है एंगुलर मोमेंटम L से डिनोट करते हैं, किसके इक्वल होता है, NH डिवाइडेड बाय 2 पाई के इक्वल होता है। n यहां पर क्या है आपका 1 2 3 4, ये आगे चलकर यही n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बनेगा, n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, n इक्वल टू 1 सेकेंड ऑर्बिट के लिए, n इक्वल टू 2 3 4, ऐसे ही चलता रहेगा। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से बोलना शुरू कर दिया। सेकंड कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, इट शुड बी क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई, यानी L किसके इक्वल होना चाहिए, NH डिवाइडेड बाय 2 पाई। यहां तक क्लियर हो गया। ओके, अब जो आगे बताने जा रहा हूं, कभी कभी वो मैंने इसलिए कर दिया, देखो कई बार मुझे अपने हिसाब से चीजें चेंज करनी पड़ती है। अब उसका प्रूफ मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। बुक में जाके देखोगे उसने सिर्फ पोस्टुलेट लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में क्या हुआ है, प्रूफ वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है। राइट, अब दोबारा सुनना इस बात को। मैंने बोला कि अगर एक न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो पहली बात, इसके पास मोमेंटम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जवाब दे दो। होना चाहिए। ओके, मोमेंटम होना चाहिए। अब घूमेगा तो मोमेंटम के साथ साथ क्या आ गया, इसका एंगुलर मोमेंटम भी आ गया। ओके, अगर मोमेंटम है तो इसकी क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ डी ब्रॉगली वेवलेंथ होनी चाहिए। जवाब दे दो, अब तो सही जा रहे हैं हम। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, राइट। अब पॉइंट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना भाई, तो इसकी जो भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जब तक ये अपना पूरा सरकमफ्रेंस कंप्लीट करेगा, वहां तक आते आते या तो सिंगल वेवलेंथ कवर अप होगी, या 2 कवर अप होंगी, या 3 कवर अप होंगी, या 4 होंगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वापस आते आते 2.5 वेवलेंथ या 3.5 वेवलेंथ कवर अप हो। जल्दी बोलो, जो पॉइंट अभी बोला वो क्लियर है, राइट। तो ये 1 वेवलेंथ कवर अप हो गई, मान लो ये हुई 2 3 और ये कितनी हुई, 4 हुई। तो मैं यहां पर बता रहा था कि एक तो मेरे पास लैम्डा किसके इक्वल है बेटा, h अपॉन पी यानी mv। दूसरा यहां पर 2 पाई r यानी टोटल सरकमफ्रेंस, ये भी लेंथ है, शुड बी इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। तो बोलो अब तो सही हो गया। इट शुड बी 2 पाई r शुड बी n टाइम्स लैम्डा। लैम्डा की जगह क्या पुट कर दो, 2 पाई r इज इक्वल टू n। लैम्डा की जगह क्या पुट किया तुमने, h डिवाइडेड बाय 2 पाई। यहां से 2 पाई r इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। लैम्डा की जगह क्या पुट करना था, h डिवाइडेड बाय m इंटू v। और बोलो अब तो सॉल्व करके आ गया, l किसके इक्वल आ गया, NH डिवाइडेड बाय 2 पाई। फिर से वही बात, रिस्पॉन्स घट गया।
NH डिवाइड, धीरे धीरे बीच बीच में रिस्पॉन्स घट जाता है फिर तुम्हारा। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ गया? NH/2 पाई। अब थोड़ा सा बताओ, अब जब दोबारा करा दिया इसको, क्लियर है? ओके, अब इस पे 4 लगा लो भाई। ये मेरे डिस्कशन में नहीं था, वो तो मुझे देख कर याद आ गया, मैंने बीच में करा दिया। ठीक है, यहां पर वैसे था नहीं, हमने बीच में भी इसका प्रूफ टाइप भी करवा दिया। हो गया, नोट हो गया, क्लियर है? ओके जी। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्लियर। फर्स्ट पोस्टुलेट कह रहा है न्यूक्लियस होता है। दूसरे पोस्टुलेट में क्या बोलते हैं कि जी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। तीसरा लिखना स्टेशनरी एंड नॉन रेडिएटिंग, ये यहां पर फर्क डालना। सेकंड तो ठीक है, उसने ऐड कर दिया कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। थर्ड में उसने फर्क डाला, वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियस है, सही है, बोहर वाली बात सही। इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूमते रहते हैं, वो भी सही है। आगे कह रहे हैं जो ऑर्बिट्स है ना, पहली बात ये ऑर्बिट कैसे है? स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, दीज आर द स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और दूसरी बात ये कैसे है? नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। कैसे ऑर्बिट्स है? नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स है। फिर वो कहता है कि एक ऑर्बिट नहीं है, बथेरे ऑर्बिट है। अब किसी ने बोला अब इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी रेडिएट करनी होती है, फिर वो वाला कंसेप्ट कहां जाएगा? तो ये कह रहा है कि एक ऑर्बिट नहीं है, कई ऑर्बिट है, सारे के सारे अपने आप में कैसे हैं? स्टेशनरी एंड नॉन रेडिएटिंग है। हाँ, जो एनर्जी रेडिएट होती है वो तब होगी जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में क्या कर जाएगा? ट्रांजिशन कर जाएगा। कहता है कि एक ऑर्बिट में रहेगा तब तक एनर्जी नहीं लूज करेगा, एनर्जी लूज करता है वो, लेकिन एनर्जी लूज जब कर रहा है उसका मतलब क्या हुआ है कि उसने ऑर्बिट ही क्या कर लिया? चेंज कर लिया। कि एक ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, ये सब कुछ आपके लिए बच्चों वाली बात होगी, केमिस्ट्री में इतना पढ़ रहे होते हो तुम लोग कि हायर लेवल, लोअर लेवल, एनर्जी ट्रांजिशन, सब कुछ पढ़ा ही हुआ है। ओके, हम उसी चीजों को रिपीट कर रहे हैं। तो कह रहा है स्टेशनरी ऑर्बिट से और नॉन रेडिएटिंग है, एनर्जी रेडिएशन होती है, लेकिन वो तब होती है जब ये हायर ऑर्बिट टू नीचे लोअर ऑर्बिट में क्या करते हैं? ट्रांजिशन करते हैं। जल्दी बोलो, ठीक है, आगे बढ़ चले। तो एक ये वाला कंसेप्ट। अगली बात फ्रीक्वेंसी कंडीशन, एक और चीज है जिसको हम क्या कह सकते हैं? फ्रीक्वेंसी कंडीशन कह सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है भाई? कि कह रहा है किसी भी हायर ऑर्बिट से, ये हायर ऑर्बिट है, यहां पे जब इलेक्ट्रॉन है उसके पास मान लो एनर्जी कितनी है? E2। जब वो लोअर ऑर्बिट में आएगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, वहां मान लो एनर्जी कितनी होगी? E1 होगी। जब हायर ऑर्बिट से, कभी कभी ऐसे भी बना देते हैं ना, लोअर ऑर्बिट में जब वो ट्रांजिशन कर जाएगा बेटा, तो इट विल रेडिएट सम एनर्जी। ओके, वो जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होगी, तो उसको क्या लिखेंगे हम? H इंटू न्यू लिख देंगे। अब बेटा जो एनर्जी रेडिएट हुई है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू E2 माइनस E1। मतलब यहां पे E2 है, यहां पे क्या है? E1 है। तो जो एनर्जी रेडिएट करेगा, यहां पे जितनी एनर्जी थी माइनस जितनी एनर्जी, बोलो सही है। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? एच न्यू। एच न्यू किसके इक्वल हो गई? E2 माइनस E1। तो न्यू किसके इक्वल हो गया बेटा? E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय एच। बस इसी को क्या कह देते हैं? फ्रीक्वेंसी कंडीशन कह देते हैं कि भी कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करेगा। जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, तो जो फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा इट विल बी E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय एच। 4 ही पोस्टुलेट्स। इसके बाद कहानी दूसरी तरफ बढ़ जाएगी, पोस्टुलेट्स आने के चांसेस बहुत कम। इसके बाद जो अगला पार्ट है वहां हमारी कैलकुलेशंस है, वो आज नहीं, अब वो कल की क्लास में जाएगा, क्योंकि मेन पोर्शन ही इसका वो है। अब पहले तो सारे के सारे ये बताओ भाई, मॉडर्न फिजिक्स जब से हमने स्टार्ट की है काफी कुछ करा दिया। फर्स्ट हमने कराया, ऐसा कोई बच्चा है जिसने मॉडर्न फिजिक्स के शुरू से लेके अब तक सारे लेक्चर, मतलब कि इसका कोई भी मिसिंग नहीं है, सारे के सारे जिसने अटेंड किए हैं? कर लिया करो, हाथ खड़े किया करो। लक्ष्य तू क्या मजाक कर रहा है? तूने कब अटेंड कर लिए सारे के सारे? परसों नहीं किया। मॉडर्न फिजिक्स के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से वैसे ही पूछ रहा हूँ, हाथ खड़े करो जिसके मॉडर्न फिजिक्स के सारे, जिसने कभी मिस किया होगा उसको वीडियो लेक्चर लगा के कंप्लीट कर लिया। मतलब आई मीन टू से जिसका सारा का सारा काम अभी तक थ्योरी वाइज और पढ़ने वाइज करने वाइज सारा का सारा कंप्लीट है, हाथ खड़े करो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तेरा कंप्लीट हो गया, श्योर है? ओके, ये 8-9 बच्चे हैं, इनका मॉडर्न फिजिक्स का सारा काम कंप्लीट है। जिसका बेटा नहीं है वो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब तो देखो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड सारे के सारे कर ही रहे हैं। तो अगर बेटा ये आपका कंप्लीट होगा तो आपको ये आ भी गया होगा और ये आपको अल्टीमेटली पे करने वाला है, यहां से आप खूब नंबर स्कोर करने वाले। और मैंने बहुत ही स्लो प्रोसेस चला रखा है, सिलेबस कुछ भी नहीं बचा, मैं बड़ी स्लोली कर रहा हूं। ओके, जिसका कुछ भी मिसिंग है यार कंप्लीट करो और आगे से मिस मत करो, क्योंकि जैसे ही सिलेबस खत्म होगा मैंने क्या स्टार्ट कर देनी है, रिवीजन स्टार्ट कर देनी है। ओके, तो आज आपके लिए ज्यादा करने के लिए नहीं है, 1-2 दिन बाद न्यूमेरिकल्स आने स्टार्ट होंगे।